चलो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। और आज पढ़ना है किसके बारे में, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं। पढ़ना क्या है, सांस लेते कैसे हैं, सांस लेने के प्रोसेस में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या होता है सांस लेने के प्रोसेस लेते समय, और भी बहुत कुछ। पूरा एक सिस्टम पढ़ना है जिसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी, जिसको टोटली तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं अब, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ले लेना। स्टार्ट करें क्लास को। हमें पढ़ना क्या है आज, पूरा फेफड़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज, फेफड़े के बारे में पढ़ना है, अपने फेफड़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी है क्या, सांस लेना क्या है। धरती पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर कोई सांस लेता है। धरती पे जो भी लिविंग चीजें हैं हर कोई क्या ले रही है, सांस ले रही है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन केवल और केवल सांस लेने के लिए ही अच्छा है, बाकी किसी भी चीज के लिए ऑक्सीजन अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन केवल किस लिए अच्छा है, सांस लेने के लिए। और धरती पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। किस लिए, जिंदा रहने के लिए। सांस लेते क्यों है, हम ये भी पढ़ेंगे कि हम सांस ही क्यों लेते हैं कि हम जिंदा रह रहे हैं। हम जब सांस ले रहे हैं, खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये ले ही क्यों रहे हैं, क्या वजह है इनको लेने की, हमें इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है। इस पूरे सिस्टम में हम इस चीज को ही पढ़ेंगे, हम सांस की ही वजह से जिंदा क्यों है, और क्या चीजें हैं। अच्छा, हम अगर मैं तुमसे जनरली क्वेश्चन पूछूं कि हम सांस लेते कहां से हैं, तो आप सब लोग के ज्यादातर के आंसर होंगे हम नाक से सांस लेते हैं। आप सबके ज्यादातर के आंसर होंगे हमारे सांस कहां से लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं। लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरीके से गलत होते हैं, हम नाक से सांस नहीं लेते हैं। हमारे पास नाक केवल ऑक्सीजन जाने का, गैसेस जाने का एक रास्ता होता है, बल्कि हम नाक से सांस नहीं लेते हैं, हम सांस अपने फेफड़ों से लेते हैं। हम सांस अपने, अच्छा सांस लेना कहलाता क्या है, आप अगर पहली दूसरी क्लास में पढ़ोगे सांस क्या, सांस लेना क्या होता है, कह देंगे सांस लेना, सांस छोड़ना ही सांस लेना कहलाता है। लेकिन 10th क्लास के इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेगी, हम सांस ले ही क्यों रहे हैं, हम सांस लेने की वजह से ही जिंदा क्यों है, सब चीजें आपको इसी बात पे पढ़ना है। कह रहा है कि हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, क्या सब लोग सांस लेने में मदद कर रहे हैं, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, क्या सब सांस लेने में मदद कर रहे हैं, नहीं। वैसे अंग जो हमारे सांस लेने में मदद करते हैं, बॉडी के वैसे हिस्से जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र कहते हैं। एक पूरा सिस्टम कहते हैं। वैसा सिस्टम, एक ग्रुप, बहुत सारे चीजों का ग्रुप बना के अपने एक सहयोग के साथ एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम में कोई एक कंपोनेंट नहीं होते, इसके बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, श्वसन का मतलब सांस लेना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पूरा श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, यानी कि सांस लेने की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। हम सांस किस तरीके से लेते हैं, हम सांस किस तरीके से लेते हैं, हम वही पिक्चर किसमें पढ़ रहे हैं, हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। किस चीज में, श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे किस प्रकार से हम सांस लेते हैं। श्वसन एक जैव कैसे है, कि श्वसन किन लोगों के लिए है, जैव लोगों के लिए है, यानी कि लिविंग चीजों के लिए है। सांस किन चीजों के लिए है, लिविंग चीजों के लिए। कैसी प्रक्रिया है ये रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल है, केमिकल रिएक्शन है। सांस लेने कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें जीव, यानी कि जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव की कोशिकाएं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उनकी जीव की कोशिकाएं ऑक्सीजन, जरूरत किस किस की जरूरत है, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की। यानी कि हमें सांस लेने के लिए दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी, ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। सांस लेने की जरूरत क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अकेले ऑक्सीजन हमें जिंदा नहीं रख सकता, अकेले ग्लूकोज हमें जिंदा नहीं रख सकता। हमें जरूरत किसकी पड़ती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की। संयोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, परिणाम स्वरूप क्या बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, एरो के उस साइड हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, H2O। ठीक, CO2 वो क्या निकालते हैं, रिएक्शन होता है और उसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2,
और पानी और ऊर्जा, तीन चीजें निकलती हैं। जब क्या क्या मिल जाती है हमारे पास, ऑक्सीजन और जब ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तब क्या बनाते हैं ये, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं ये, CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, पानी बनाते हैं और ऊर्जा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वो ATP की फॉर्म में, ऊर्जा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ATP की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप लोग, बताइए। ठीक है, इसी तरीके से क्या हमारे क्या है, ATP की फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या होता है, यही चीजें क्या है हमारे पास ATP के फॉर्म में ऊर्जा निकलती। मुझे आप बता सकते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, C6, एक मिनट, आप लोग तो बहुत होशियार हैं, आपको पहले से ही याद है, क्या है, C6H12O6। इसमें क्या ऐड हो रही है बताइए, कितनी ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, O2, कितना बताइए, कितना, 6। एरो के उस साइड हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कितना, क्या चीज, 6 है ना, यहां तो 6 होता है, 6O2 और एरो के उस साइड क्या है हमारे पास, CO2 है ना, 6CO2 और प्लस H2O, 6 पानी। ये क्या है हमारा पूरा एक रिएक्शन होती है, हम सांस लेने के टाइम पे इसी रिएक्शन को काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, और इसी से क्या बनती है हमारे पास, ATP की फॉर्म में, ठीक है। यही चीजें किसके फॉर्म में, हमें ATP की फॉर्म में मिल जाती है। चलिए देखते हैं और क्या चीजें आगे, धीरे धीरे हम अपने थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। श्वसन की क्रिया को ऑक्सीकरण, श्वसन की क्रिया कैसी होती है, ऑक्सीडेशन होती है। हम जब सांस लेते हैं कैसी रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडेशन, सांस लेने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का आकर जुड़ना, ऑक्सीडेशन। सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्रिया है, इसके फलस्वरूप क्या बनती है, एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी इसमें, एनर्जी। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कैसी रहेगी, आपको क्या मिलेगी, एनर्जी, हमारे पास क्या रहेगी, एनर्जी। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कैसी होगी आपकी, एनर्जी, आपको क्या देगी, वो ऊर्जा देगी। और ऊर्जा किस रूप में निकलेगी, हीट की फॉर्म में। ऊर्जा किस फॉर्म में निकलेगी, हीट की फॉर्म में निकलेगी। यही कारण है कि जिसके बॉडी में ऑक्सीडेशन नहीं होता, यही कारण है कि जिसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन नहीं होता उसकी बॉडी में ऊर्जा नहीं बनती। ऊर्जा नहीं बनेगी तो हीट नहीं निकलेगी, और हीट ना निकलने के कारण उस व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता। सांस ना ले सकने की वजह से उसकी बॉडी कैसी पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई नहीं, जिसके कारण क्या होता है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। सांस लेना एक ऐसी क्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, कैटाबॉलिक। इसमें किसी न किसी चीजों का टूटता है, कुछ चीजें आपस में टूटती है, ग्लूकोज टूट रहा है, अलग अलग ATP के फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं, तो वैसी रिएक्शन को हम लोग कैसे कहते हैं, हम लोग कैटाबॉलिक कहते हैं। वैसी अपचयी है, यहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है गैसों का। और भी चीजें देखते हैं कैसे कैसा होता है। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि सभी स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, स्तनधारी। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी में श्वसन का वर्षक हीमोग्लोबिन, यानी कि श्वसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, रोल किसका निभाना होता है, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। मोलास्का और आर्थ्रोपोडा, ये पेड़ के क्या है, जो फाइलम हम पढ़ते हैं, मोलास्का और आर्थ्रोपोडा, जगत में श्वसन का जो होता है वो हीमोग्लोबिन ही है। मोलास्का में और आर्थ्रोपोडा में ये भी जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी किसकी वजह से करते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ही करते हैं, ठीक है। मोलास्का और आर्थ्रोपोडा में श्वसन भी किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। हमारे इंसानों में, हम इंसानों में रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज। मानव शरीर का ईंधन किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। मानव शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसको किसे कहते हैं, ATP। ईंधन को जलाने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, कोयला को जलाने के बाद
कोयला एक प्रकार का ईंधन है, उनको जब हम जलाते हैं तो ऊर्जा बनती है। तो हमारी बॉडी में ऊर्जा का काम कौन करता है? हमारी बॉडी में जो ऊर्जा का काम करता है वो करता है एटीपी। और ये ऊर्जा मिलती किससे? हमें ग्लूकोज से। यही ऊर्जा हमें मिलती किससे है? ग्लूकोज से। ऊर्जा का फॉर्म, यानी कि याद रखिएगा, मानव में और ऑर्थोपोडा में, मोलास्का में, ये सब वैसे जगत हैं जो स्तनधारी होते हैं। ये सब जो है तो है ये स्तनधारी होते हैं। इससे मैंने आपको छोटी सी चीज अभी गलत बता दी है। ये दोनों ही जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले होते हैं, जानवर होते हैं ये, ऑर्थोपोडा और मोलास्का। ये इनमें जो जानवर होते हैं, ये जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मानव भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसी प्रकार से मोलास्का और आर्थ्रोपोडा भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इनमें भी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो करवाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हीमोग्लोबिन। इनमें भी श्वसन का जो ईंधन होता है ग्लूकोज होता है, और जो ऊर्जा होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया को मापने वाला, हम सांस कितना ले रहे हैं कितना नहीं ले रहे हैं उसको मापने के लिए कौन सा होता है? रेस्पिरेटोमीटर होता है, रेस्पिरेटोमीटर। ठीक है। अच्छा, श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले भाग को मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं। हमारे ब्रेन का कौन सा भाग इसको कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। हमारे ब्रेन का सांस लेने में जो सांस को कंट्रोल कर रहा है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ठीक है। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग होता है पोन्स बरौली। यानी कि हम सांस, देखिए, मस्तिष्क का वो भाग जो कंट्रोल करता है सांस धीरे धीरे लेना है, सांस तेज तेज लेना है, कौन कंट्रोल करता है उसको? पोन्स बरौली। दिमाग का कौन सा भाग? पोन्स बरौली। कौन कंट्रोल करता है दिमाग, यानी कि सांस को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स बरौली। और देखते हैं क्या है। चलिए, जो श्वसन होता है, यानी कि जो आप सांस लेते हैं, वो एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस को छोड़ते हैं। तो जब हम सांस को लेते हैं, जब हम सांस को खींच रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका इनहेलेशन। जब हम सांस को खींच रहे होते हैं क्या कहलाता है? वो इनहेलेशन। और जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं क्या कहलाता है? वो एक्सहेलेशन। किसी भी चीज का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सहेल। यानी कि हमारे बॉडी से सांस को निकालना क्या कहलाता है? यानी कि गैसों को बाहर निकालना एक्सहेलेशन, और सांस को खींचना, हवा में से ऑक्सीजन और गैसों को खींचना इनहेलेशन। और सब सांस को अंदर खींचना इनहेलेशन और बाहर निकालना एक्सहेलेशन। यानी कि हमारे ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। और ब्रीथिंग का मतलब के दो टाइप, हम सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। तो सांस लेने को इनहेलेशन, और सांस जब छोड़ रहे होते हैं तो वो एक्सहेलेशन। अब हम देखते हैं कि हम जब सांस लेते हैं, जब इनहेलेशन के समय क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारे वातावरण में काफी सारी गैसें हैं। हमारे वातावरण में काफी सारी गैसें हैं। तो हम कौन कौन सी मेनली गैस हम अपने शरीर में कौन सी गैसों को लेकर खींचते हैं? हम मेनली खींचते हैं O2, हम खींचते हैं, और कौन सी गैस होती है? CO2 होती है, और N2। ये हम कितने परसेंट खींचते हैं? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट खींचते हैं हम? 21% खींचते हैं। ये 78% खींचते हैं, और ये खींचते हैं 0.03%। ये गैसें वो होती हैं जो जब हम सांस को ले रहे होते हैं तो इतने 21% हम ऑक्सीजन खींचते हैं, CO2 हम खींचते हैं 0.03%, और नाइट्रोजन खींचते हैं हम 78%। यानी कि इससे पता चलता है हमारे आसपास जो मौजूद जो भी सबसे ज्यादा गैसें हैं वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। जो भी सबसे ज्यादा गैसें हैं वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। सबसे कम मात्रा में कौन सी है? CO2। और बिल्कुल बीच में हम किसको रखते हैं? ऑक्सीजन को। यानी कि हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करते, हम बहुत सारी गैसों को इसमें अपने बॉडी के साथ खींचते हैं। लेकिन जब हम इसको बाहर के एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन क्या होता है? जब हम सांस को खींचते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वो क्या कहलाता है? आपका एक्सहेलेशन कहलाता है। ठीक है। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। 1 किलो सांस अंदर खींच रहे हो तो ऐसा नहीं कि 1.5 किलो सांस बाहर निकाल रहे हो, उतनी ही सांस को आप बाहर छोड़ोगे। जितनी ही आपने गैस खींची है उतनी ही गैस को क्या निकालेंगे? हम बाहर निकालते हैं। किंतु गैसों का रेशियो बदल जाता है। कैसा बदल जाता है? हमने कौन कौन सी गैस खींची थी? ऑक्सीजन,
हमने खींची थी CO2 और हमने खींचा था नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमने कितना खींचा था 21%, लेकिन अभी कितने परसेंट रह जाता है, हम बाहर कितना निकालते हैं, केवल 17%। ये कितना हो जाएगा 4.03% हो जाएगा, और हम 78% जो हमने नाइट्रोजन खींचा था हम एज इट इज हम उसको बाहर निकाल देते हैं। हमने जो नाइट्रोजन खींचा था उसको हम एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। जो ऑक्सीजन खींचा था, यानी कि ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड में। कितने परसेंट, 4%। जितने ऑक्सीजन हम खींच रहे हैं उसमें से कितने परसेंट हम कन्वर्ट कर देते हैं, 4% हम ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है, इसी वजह से जो एक्सोथर्मिक ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए अब देखते हैं कि धरती पे जो भी जीव हैं, सांस तो सब फेफड़ों से ही ले रहे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन जाने के रास्ते होंगे सबके। सांस तो सब फेफड़ों से ही ले रहे हैं, लेकिन फेफड़ों में जाने की, ऑक्सीजन जाने के हर एक का क्या होगा, अपना अपना रास्ता होगा। जैसे कि एक कोशिकीय जीव में जो सांस लेने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विसरण, उसका प्रोसेस क्या कहलाता है, विसरण। जो जलीय जीव होते हैं वो सांस कहां से लेते हैं, गिल्स से। उनके पास क्या होता है, गलफड़ होता है जिसको गिल्स कहते हैं। कीट पतंगे कहां से लेते हैं, उनके पास क्या होता है, श्वास नली होता है, ट्रैकिया होता है। टेडपोल कहां से सांस लेता है, तो वो गिल्स से सांस लेता है, क्योंकि बच्चा जब होता है तो गिल्स से लेता है, जब बड़ा हो जाता है तो वो भी फिर ट्रैकिया से ही सांस लेता है। मेंढक वो कहां से लेता है, अपनी स्किन से सांस लेता है। जब वो बाहर होता है तब तो खींच लेगा वो अपने गिल से, अपने ट्रैकिया से, लेकिन जब वो घुस जाता है जमीन के अंदर, मिट्टी में, बारिश वगैरह में, जब वो जमीन के अंदर चला जाता है वो सांस कहां से लेता है, अपनी स्किन से सांस लेता है। मानव सांस कहां से लेता है, तो मानव सांस लेता है फेफड़ों से। केचुआ सांस कहां से लेता है, केचुआ सांस लेता है आपकी त्वचा से। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो सांस कहां से लेते हैं, तो उनके प्रोसेस होता है मीसोसोम। उनके बॉडी में एक मीसोसोम पाया जाता है जहां से वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। क्योंकि हर जीव धरती पर, हर वो जीव सांस लेता है जो सेल से मिलकर बना हुआ है। धरती पर हर वो जीव सांस लेगा, हर वो जीव रेस्पिरेशन करेगा जो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सांस लेगा ही लेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम ये सारी चीजों को अब साइड करके अब चलते हैं हम ह्यूमन बॉडी पे, कि ह्यूमन बॉडी में सांस लेने के क्या क्या रास्ते हैं, हम किन रास्तों से सांस लेते हैं, और उन रास्तों को अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या होता है उन रास्तों पर। हमारे सांस लेना, हम सांस बेसिकली कहां से लेते हैं, नाक से। तो नाक के भी बहुत हिस्से हैं। नाक से सांस यहां से होते हुए फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में भी फिर फैलता है सांस। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन फिर हीमोग्लोबिन को जरूरत पड़ जाती है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, वो लेके जाता है, ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में से ब्लड सेल को देता हुआ चलता है, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वहां बनती है क्रेब्स साइकिल, और वहीं से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। वहां पे क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल चलने के बाद एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को हम इसी चैप्टर में, पूरे इसी जो मैंने अभी कहा है, इसी को पूरे लाइन बाय लाइन हम डिफाइन करते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नोस्ट्रिल की। हमारे सबसे पहले ये नहीं कि ये जो नाक के दो छेद दिख रहे होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं। ये जो हमारे सबसे पहले हवा का, यानी कि ऑक्सीजन कहां से एंटर करती है, सबसे पहले नोस्ट्रिल से। सबसे पहले ऑक्सीजन कहां से एंटर करती है, नोस्ट्रिल से। उसके बाद आते हैं हम लोग नोस्ट्रेट वाल्व से, यानी कि यहां पर इस वाले हिस्से को नोस्ट्रिल वाल्व कहते हैं। उसके बाद आता है फेरिंग्स, और उसके बाद आता है लैरिंग्स। ऊपर वाले हिस्से को, यहां से हवा जाती है, ऊपर होता है फेरिंग्स और नीचे होता है लैरिंग्स। उसके बाद होता है ट्रैकिया, यहाँ पे ये पाइप होती है, इसको कहते हैं हम लोग, स्टर्नम के वाली पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया। उसके बाद होता है यहाँ से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली। ऑक्सीजन जो स्टोर हो जाती है, कहां पे स्टोर हो जाती है, आपकी एल्वियोली में जाकर स्टोर हो जाती है। फिर ब्लड के सहारे वो कहां जाती है, आपके सेल तक जाती है, और ले जाने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। तो याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, नोजल वाल्व, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली, ब्लड, और उसके बाद सेल। आप इसको 3 से 4 बार आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस आपको सीक्वेंस और याद करना है कि आप सीक्वेंस किस तरीके का याद कर रहे हो। सबसे पहले क्या आता है, नोस्ट्रिल, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली, ब्लड, ब्लड के बाद, उसके बाद ब्लड कहां लेके जाता है इसको,
सेल तक लेकर जाता है। ये क्या है, आपके सारे वो रास्ते हैं जिस हिसाब से हमारे पास ऑक्सीजन आगे बढ़ती रहती है। ऑक्सीजन स्टोर कहाँ, एट द एंड ऑफ स्टोर कहाँ हो जाती है, वो एल्वियोली में। लेकिन एल्वियोली को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता, ऑक्सीजन चाहिए होता है किसको, सेल को। सेल के किस हिस्से को, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, इस वजह से ये। चलिए उसके बाद देखिए ये आपका, देखिए यहां से स्टार्ट होता है, ये आपका नोजल, यहां से नाक से एंट्री होती है, फिर यहाँ पे एक हिस्सा होगा, फिर यहाँ पे आपका फेरिंग्स होता है। जस्ट आप जहां ये जो घंटी लटका, आप मुंह खोल के देखोगे एक घंटी लटकी हुई दिखेगी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फेरिंग्स कहते हैं। ये हमारा लैरिंग्स कहलाता है। उसके बाद इस वाली लाइन को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। धीरे धीरे यहां से जो दो पार्ट हुए हैं, यहां से कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट। ये होता है ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलस के बाद ये दो पार्ट और छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गए, ब्रोनक्यूलस, और बिल्कुल एंड में जाने के बाद ये अंगूर टाइप गुच्छे बने होते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम लोग एल्वियोली। ऑक्सीजन इन्हीं अंगूर टाइप गुच्छों में जाकर समा जाती है। हमारी ऑक्सीजन, हम सांस लेने के लिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें सांस लेना है, लेकिन सांस लेने के लिए हमारे बॉडी में एक महत्वपूर्ण और पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम एक मोटे मांस का टुकड़ा होता है जो जस्ट लंग्स के नीचे होता है। यही जब ये बॉडी में यही क्या चीज, यही जब हमारे पास यही डायफ्राम जब ऊपर और नीचे होता है तो तभी हम सांस ले पाते हैं, वरना सांस लेने की कैपेसिटी हमारे फेफड़ों में नहीं है। इसके ही ऊपर जाने से ये फूलता है और नीचे आने से ये सिकुड़ता है। ऊपर जाने से फूल गया और नीचे जाने से सिकुड़ गया। क्या ऊपर नीचे हो रहा है, हमारा डायफ्राम। डायफ्राम ही ऊपर नीचे कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। ये हमारे सारे रिब्स केज हैं, ये सारी रिब्स हैं। ये रहा, ये जितना आपको रेड वाला हिस्सा दिख रहा है यही क्या है, डायफ्राम। और इसी के ऊपर हमारे अंदर क्या पाए, एक इस साइड और एक इस साइड क्या होता है, हमारे पास लंग्स होते हैं। यही जब ऊपर की ओर खिसकता है तब जाके ये भी ऊपर हो रहा है, तब हम सांस को ले पा रहे हैं, और यही जब नीचे की ओर जाता है तब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं। देखिए निश्वसन में 70, अच्छा हमारे रेस्पिरेट यानी कि इंसान के सांस लेने में 75% योगदान किसका होता है, इसी का होता है, डायफ्राम का। 75% योगदान किसका है, हमारा डायफ्राम का होता है। ध्यान रखिएगा 75% योगदान किसका है, हमारे सांस लेने में डायफ्राम का योगदान है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। जब हमने सांस छोड़ दिया तो हमने सांस लिया है। जब हमने सांस को नीचे छोड़ा है तो हमने सांस को लिया है, और जब हमने सांस को खींच रहे हैं ऐसे तो हम सांस को छोड़ रहे, वही चीजें हैं। जब हम सांस को लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है, और जब फेफड़ों का आकार बड़ा हो जाता है, जब ये नीचे गया तो फेफड़े बढ़ गए, यानी कि जो फेफड़े अभी ऊपर सिकोड़ दिया, लेकिन जब ये नीचे की तरफ गया तो फेफड़े बढ़ गए, यानी कि उसमें सांस स्टोर हो गई। लेकिन जब ये फिर ऊपर गया तो ये सिकुड़ गया और सांस उसमें से निकल गई। तो ये जो फेफड़ों का आकार, जब ये नीचे की ओर चला जाता है तो फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, और जिस कारण फेफड़े में हवा प्रवाहित हो जाएगी, फेफड़े में हवा भर जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है और फेफड़ों का आकार छोटा हो जाता है, जिस कारण फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। जब डायफ्राम नीचे की ओर गया तब हमने सांस को लिया, और जब डायफ्राम ऊपर की ओर गया तो हमने सांस को छोड़ा। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम डोम क्या होता है, ये एक प्रकार की संरचना होती है जो कहां होता है, जो रिब केज के वक्ष गुहा, जो कहां होता है, वक्ष गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का पता हो, ये आपको ये जब पढ़ोगे, जब टिश्यू वाले चैप्टर में पता चलेगा कि कौन सा टिश्यू होता है। और ये कहां होता है, देखिए आपको ये जस्ट इसको नीचे दिखेगा, देखिए ये रहा आपका, ये जस्ट इसके ऊपर और जस्ट इसके नीचे, दोनों साइड से क्या करता है, इसको पूरे को कवर करके रखता है। उसके बाद देखिए गर्भवती महिलाओं में, क्योंकि डायफ्राम तो ऊपर नीचे हो नहीं सकता, उसकी जगह बेबी आ जाता है, तो महिलाओं में सांस की समस्या ज्यादा हो जाती है। महिलाओं में सांस थोड़ा, यानी कि वो सांस जल्दी ले लेती है क्योंकि वो डायफ्राम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाता, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में समस्या होती है, तो डायफ्राम उनका ज्यादा रोल नहीं निभाता है। लेकिन जब महिलाएं गर्भवती नहीं होती है तो आम इंसान की तरह उनका डायफ्राम काम करता है। जब महिलाएं गर्भवती हो जाती है तो डायफ्राम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि नीचे से जो प्रेशर लगता है फिर वो बच्चे ने वो जो डायफ्राम की जगह होती है उसको ऊपर धकेल के रखता है ताकि बच्चे की भी जगह बन सके।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नोस्ट्रिल की। अब हम जितने भी भाग पढ़े थे हमने, नोस्ट्रिल, नोजल वॉल पढ़ा था, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलस, एल्वियोली, सब जो पढ़ा था हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। यह नाक का सबसे अगला भाग होता है। सबसे अगला भाग कौन होता है भाई? हमारा नोस्ट्रिल होता है, नासा छिद्र होता है। नासा का मतलब नाक, छेद का मतलब छेद, यानी कि नाक के दो छेद को क्या कहते हैं हम लोग? नोस्ट्रिल कहते हैं। इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल के कण को रोक लेते हैं। लेकिन आजकल के समय पे क्या हो रहा है, उसमें नाक के अंदर वैक्स लगा के उसको खींच लिया जाता है। सारे बाल खींच लिए और नाक बिल्कुल क्लीन हो गई। इसी ठीक है, हवा को गर्म कर, और क्या है, इसको रोक, देखें, पाए जाते हैं जो धूल के कण को रोक लेते हैं। धूल के कण नहीं जाते, इस नाक में आप दूंगा गंदगी जमा हो जाती है। क्या है वो? धूल के कण को उसने रोक लिया है। हवा को गर्म करते हैं। हवा को कैसा रखते हैं? गर्म करते हैं और हवा को गीला करते हैं। तीन काम होता है यहाँ का। नोस्ट्रिल का काम क्या होता है? सांस को, सबसे पहला काम होता है सांस इसी रास्ते से अंदर जाता है, धूल के कण को छान देता है, हवा को गर्म कर देना और उसमें और उसको गीला करके रखना। देखोगे हमेशा ही गीला रहता है। ये क्या रहता है? हमेशा गीला रहता है। आप ऊपर नहीं, अंदर की तरफ देखोगे, अंदर कैसा रहता है? गीला रहता है। वजह किसकी होती है? यही क्या है? वो नोस्ट्रिल का वर्क है और इसका कोई काम नहीं। हमारे यानी कि नाक को गीला रखना, उसमें से यानी कि नाक में बाल होते हैं, एयर प्यूरिफायर का काम करना ताकि अंदर धूल मिट्टी ना जाए। उसके बाद देखते हैं नोजल वाल्व की। ठीक है, यह नाक का पिछला भाग होता है। ये अगला भाग हो गया, ये पिछला भाग हो गया। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है कि कोई बैक्टीरिया अंदर ना घुस जाए। आप इसी को क्या करते हो? उंगली से नाक डाल के उसको खींच लेते हो। क्या होता है? म्यूकस होता है, चिपचिपा म्यूकस होता है ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर की तरफ ना चला जाए, है ना। नासिका कपाट के पास ये क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लूप पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। एक प्रकार का क्या पाया जाता है? यही सुगंध का एहसास, यानी कि हमें जो सुगंध मिल रही है वो किसकी वजह से? एक लोब पाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब ह्यूमन ब्रेन पढ़ा था, मैं लोब पढ़ा रहा था, वहां पे लोब पढ़ा था। वहां पे कौन सा लोब पाया जाता है? आपका ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, जो क्या काम करता है? हमें स्मेल महसूस कराता है। हम सुगंध महसूस करते हैं किसकी वजह से? हम जो सुगंध, यानी कि नाक में हमारी जो सुगंध आती है किसकी वजह से? ऑल्फैक्टरी लोब की वजह से वो हमें सुगंध आती है। वो कहां पाया जाता है? आपका नोजल वाल्व के पास पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग फेरिंग्स का काम क्या होता है। फेरिंग्स पहले होता है और उसके बाद लैरिंग्स होता है। यह नासिका का पार्ट यानी कि नोजल वाल्व के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। ये आप जब आ करके देखोगे जो गड्ढा सा टाइप का दिखेगा, जस्ट उसी जो घंटी टाइप जो लटक रही होती है, जस्ट उसी के आसपास क्या पाया जाता है? आपका फेरिंग्स पाया जाता है। इसी मार्ग से भोजन और हवा दोनों इसी रास्ते से जाती है। ये जो रास्ता है इसी, यानी कि यहीं से हवा जा रही है और यहीं से ऑक्सीजन जा रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कंठ कहते हैं। ये रहा, यहाँ पे जो हवा हल्का सा जो निकला रहता है। और इसमें दो चीजें होती है, एक कंठ ग्रसनी होती है और एक नासिका ग्रसनी होती है। मुख्य ग्रसनी, ये यानी कि यहाँ पे तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जैसे लैरिंग्स, फेरिंग्स। आपके बहुत सारे आपके बुकों में तो केवल लैरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में दे रखा है। बाकी आप इन चीजों को नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आगे की क्लासों में भी आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं। क्योंकि अभी यहाँ पढ़ाने लग जाऊंगा तो आपको जो मेन टॉपिक है आप उससे भटक कर साइड हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या होता है? फेरिंग्स निगल द्वार ग्लैट के माध्यम से ग्रास नली को फूड पाइप से जोड़ता है। देखिए, ये जो ग्लैट होता है यही फूड पाइप को, फेरिंग्स को जोड़ता है फूड पाइप से। यही फेरिंग्स को किससे जोड़ता है? आपके फूड पाइप से जोड़ने का काम किसका होता है? ग्लैट के माध्यम से ग्रास नली को फूड पाइप से ये जोड़ देता है। ग्रास नली की लंबाई, फूड पाइप की जो लंबाई, ग्रास नली को फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप की जो लंबाई होती है कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी, अच्छा, लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली से ट्रैकिया से जोड़ता है। ये लैरिंग्स के द्वारा, अच्छा, फूड पाइप जो होता है ये किसका? लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली को ट्रैकिया से ये जोड़ देता है। लैरिंग्स के द्वारा ट्रैकिया को कैसे जोड़ देता है? ये श्वास नली को इसके साथ, ये ट्रैकिया के साथ जोड़ देता है। ट्रैकिया हम आगे वाले यानी कि आगे के हिस्से में पढ़ेंगे कि ट्रैकिया क्या काम करता है। उसके बाद देखते हैं हमारा लैरिंग्स का काम होता है। यह ग्रसनी को श्वास नली यानी कि ट्रैकिया से जोड़ने का काम करता है। यानी कि यहाँ ये ट्रैकिया है और इसको जोड़ने का काम कौन करता है? आपका लैरिंग्स करता है। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की दीवार की उपस्थिति में बोन के, अच्छा, यहाँ पे आपका साउंड बॉक्स होता है। कुल मिला के 9 हड्डियों से मिलकर बना होता है।
जो हमारा साउंड बॉक्स होता है कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? ये 9 हड्डियों से टुकड़ों से बनी होती है। यह आवाज निकालने में सहायता देता है। इसी को लैरिंग्स को क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स यानी कि वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। कुल कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? ये हमारी कितनी हड्डियों से कुल मिलकर बना होता है? यह हमारी कुल मिला के 9 हड्डियों से मिलकर बना होता है। हमारा कौन सा जो हमारा साउंड बॉक्स बना होता है कितनी, यानी कि ये वाला जो हिस्सा जहां पे ये जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है यहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती है? कुल मिला के 9 हड्डियां पाई जाती है। इसी की मदद से क्या निकालते हैं हम बॉडी में? अपने साउंड को निकाल सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स कहा जाता है। लैरिंग्स पर एक ढक्कन होता है। लैरिंग्स पर क्या होता है? फेरिंग्स पे नहीं, लैरिंग्स पे एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। लैरिंग्स पर एक ढक्कन टाइप की एक संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्लोटिक्स कहते हैं, है ना। एपिग्लोटिक्स कहते हैं जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है, तब सांस जाना बंद कर, यानी कि एक ही रास्ते से हवा भी जा रही है, एक ही रास्ते से सांस भी जा रही है, एक ही रास्ते से हवा जा रही है और एक ही रास्ते से खाना भी जा रहा है, एक ही रास्ते से हवा और एक ही रास्ते से खाना। लेकिन जब हम कुछ खाते हैं तो हवा वाला बंद हो जाएगा और जब हवा जा रही है तो खाने वाला बंद हो जाएगा। तो वही चीज है, हमें इपोग्लिटिक जो होता है, जब हम कुछ निगलते हैं तो इपोग्लिटिक्स बंद हो जाता है और भोजन की श्वास नली में ना जाकर ग्रास नली में जाता है। एक साइड से बंद हो जाता है खाना, इस साइड ना जाकर इस साइड चला जाता है। लेकिन जब ये खुला रह जाता है तभी हमें क्या आने लगती है? हिचकी। जब कभी इपोग्लिटिक्स खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है, यानी कि उसमें कुछ खाना फंस गया होगा, खुला रह गया तो क्या आने लग गई? हमें हिचकी आने लग जाती है। और हिचकी को कंट्रोल करने के लिए, एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा इसको कंट्रोल करता है। हिचकी को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो हिचकी आने की वजह क्या होती है? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स का सही तरीके से ना काम करने की वजह से क्या होता है? हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है और हम क्या सोचते हैं? हमें कोई याद कर रहा है, और हम क्या सोचते हैं? हमें कोई याद कर रहा है, लेकिन वो याद हमें नहीं कर रहा हो तो हमने क्या किया है? हमारे ब्रेन ने कहीं और काम कर रहा होगा, तो एपिग्लोटिक्स खुला रह गया, जिसकी वजह से हमें क्या, हमें हिचकी आनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी देर क्या हो गई? बंद हो गई है, तो हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते। देखिए अब बात करते हैं, ये है हमारे, यानी कि जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं लंग्स के बारे में, वही आप क्या है? फेफड़ा। ठीक है, ये क्या था? यानी कि हम कहां तक आ गए हैं? हम ट्रैकिया से होते हुए कहां तक आ गए हैं? हम अपने लंग्स तक आ गए हैं। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, यानी कि एक प्रकार का जगह होती है, फेफड़ों के अंदर पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग है कौन? आपका फेफड़ा जो है सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। इसकी संख्या 2 होती है, लेफ्ट होती है और राइट होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा कैसा होगा? जो राइट वाला कैसा होता है? बड़ा होता है ना। और जो हमारी बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट अंग हैं वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन में जुड़े हुए हैं, मेम्ब्रेन के अंदर हैं। तो हमारा जो फेफड़ा है वो कौन सा है? प्लूरा मेम्ब्रेन के द्वारा ये उसके अंदर जुड़ा होता है। एक मेम्ब्रेन होता है, एक थिन लेयर होती है जिसके अंदर कौन होता है? प्लूरा मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर कौन होता है? हमारा फेफड़ा होता है, ढका होता है। फेफड़े को फुसफुस या पल्मोनरी भी कहा जाता है। फेफड़े को फुसफुस भी कहते हैं या फिर पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा कह लो, फुसफुस कह लो या पल्मोनरी कह लो, दोनों चीजें कैसी रहती हैं? बराबर रहती हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है। फेफड़े का काम क्या होता है? फेफड़े का कुछ काम नहीं होता। फेफड़े का काम क्या होता है? ऑक्सीजन, यानी कि किसमें मिला देना? ऑक्सीजन मिला देना। किसमें? ब्लड में। जब आपको मैं हार्ट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि हार्ट से ब्लड आता है फेफड़े में उसमें ब्लड मिलता है और उसके बाद वो चीजें वहां से। तो फेफड़े का काम क्या होता है? ब्लड में क्या मिलाना? ऑक्सीजन मिलाना, क्योंकि ऑक्सीजन किसके पास है? ब्लड के पास है। ऑक्सीजन किसके पास है? फेफड़ों के पास है। और फेफड़ों में किसके पास? एल्वियोली के पास है। ऑक्सीजन मिला देता है, जिसके रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी कि रक्त को प्योर करने का काम किसका होता है? फेफड़ों का। रक्त को प्योर करने का काम किसका होता है? फेफड़ों का होता है। रक्त को प्योर करने का काम किसका? फेफड़ों का होता है। अर्थशास्त्र में फेफड़ों का देखे यानी कि आगे जाकर फेफड़ों में जाकर वह शुद्ध होता है। फेफड़ों के खंड को लॉब कहते हैं, याद रखिएगा। फेफड़ों के खंड को क्या कहते हैं? लॉब कहते हैं। फेफड़ों के टुकड़े होते हैं, फेफड़ों के टुकड़े होते हैं। राइट वाले में 3 टुकड़े होते हैं और लेफ्ट वाले में 2 टुकड़े होते हैं। इन्हीं टुकड़ों को लॉब कहते हैं। फेफड़ों को टुकड़ों को लॉब कहते हैं। फेफड़ों के कितने टुकड़े? 5 टुकड़े। राइट वाले के कितने? 3। लेफ्ट वाले के कितने? 2। और इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? लॉब कहा जाता है। फेफड़ों को टुकड़ों को हम लॉब कहते हैं। 2 अच्छा और 3 कहां होते हैं? लॉब होते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या होता है?
इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाती है। ट्रैकिया के द्वारा कहां जाती है? वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। रास्ता मेन क्या है फेफड़ों के अंदर वायु का जाने का? ट्रैकिया। ट्रैकिया के द्वारा कहां जाती है वायु? फेफड़ों के अंदर जाती है। श्वास नली कितनी, अच्छा ट्रैकिया कितनी लंबी होती है? ट्रैकिया हमारी होती है 10 से 11 सेंटीमीटर की लंबी होती है। ट्रैकिया कितनी लंबी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज सुरक्षा की परत होती है। ट्रैकिया के बाहर क्या होता है? कार्टिलेज, यानी कि उसके ऊपर पतली वाली हड्डी होती है, इसको क्या कहा जाता है? कार्टिलेज कहा जाता है। ट्रैकिया के बाहर क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जो किसको सुरक्षा देता है? ट्रैकिया को सुरक्षा देता है। किसी भी हड्डी के ऊपर क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। हड्डी का यानी कि हड्डी का ही दूसरा नाम क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जो किसके पास पाया जाता है? ट्रैकिया के आसपास के इलाके पर पाया जाता है, जिसे हाई क्लीन कार्टिलेज कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? हाई क्लीन कार्टिलेज कहते हैं। इसी कार्टिलेज को क्या कहा जाता है? हाई क्लीन कार्टिलेज कहा जाता है। इन्हीं कार्टिलेज को हम लोग क्या कहते हैं? हाई क्लीन कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। ट्रैकिया के कितने हिस्से हो जाते हैं? 2 हिस्से हो जाते हैं। एक लेफ्ट वाले पे चला जाता है और एक राइट वाले पे चला जाता है, क्योंकि हमारे पास फेफड़े भी कितने होते हैं? 2, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो लेफ्ट वाले में भी चला जाता है और उसके बाद ट्रैकिया कितने हिस्सों में बढ़ जाता है? 2 हिस्सों में जाकर बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। यानी कि ट्रैकिया के ही 2 हिस्से हो जाते हैं। ट्रैकिया के ही कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए, जिसको क्या कहा गया? ब्रोंकाई कहा गया। ब्रोंकाई के बाद में एक ब्रोंकाई के फिर काफी हिस्से हो जाते हैं और एक ब्रोंकाई के भी काफी हिस्से हो जाते हैं, इसको ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। ट्रैकिया देखो, ट्रैकिया के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रैकिया के 2 हिस्से हो गए, जिसको क्या कहा गया? ब्रोंकाई। कुछ नहीं होता इनमें केवल ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, बस 2 हिस्से हो गए, इसको क्या कहा गया? ब्रोंकाई। जो 2 हिस्से हुए उनके भी आगे चल के और हिस्से हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलेस। इनमें भी कुछ काम नहीं होता, केवल ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन उनमें से जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। और लेकिन लास्ट में जाके स्टोर ऑक्सीजन किसमें होती है? एल्वियोली में। एल्वियोली में बहुत छोटे छोटे अंगूर टाइप गुच्छे होते हैं, आगे चल के देखते हैं। ब्रोंकाई कहते हैं। आगे ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाता है, जिसको ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। ब्रोंकाई फिर कितने हिस्सों में टूट जाता है? बहुत सारे हिस्सों में जाके फिर वो टूट जाता है, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। और एट द एंड ऑफ हम कहां पहुंच जाते हैं? हम पहुंच जाते हैं हम एल्वियोली में। हम कहां पहुंचते हैं? एल्वियोली में पहुंचते हैं। ब्रोंक्यूलेस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसको एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली किसे कहते हैं? ब्रोंक्यूलेस के एंड में। ब्रोंक्यूलेस के एंड में क्या पाया जाता है? एल्वियोली पाया जाता है। और कैसे संरचना होती है? गोल संरचना होती है। एल्वियोली गैसों के विनिमय का कार्य करती है। विनिमय यानी कि ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, यानी कि वो एक्सचेंज करने का काम करती है। एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज कहां होता है? एल्वियोली में। ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहां होता है? आपके एल्वियोली में हो जाता है। अच्छा, जब एल्वियोली जाम हो जाती है, जब ऑक्सीजन एल्वियोली तक पहुंच ही नहीं पा रही होती है, उसी को बीमारी को हम निमोनिया कहते हैं। उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? निमोनिया कहा जाता है। जब एल्वियोली जाम हो जाती है, जब एल्वियोली जाम हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? निमोनिया कहा जाता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को अक्सर हो जाता है, ये कहते हैं निमोनिया हो गया। निमोनिया का मतलब क्या हो गया? उसकी एल्वियोली जाम हो गई है। ठीक है, इसे ही फेफड़े की इकाई कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा ब्रेन किससे बना होता है? न्यूरॉन का, उसी प्रकार से फेफड़े किसके बने होते हैं? एल्वियोली के। तो एल्वियोली को क्या कहा जाता है? हमारे फेफड़े की फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि एल्वियोली से हमारा एल्वियोली से क्या बना होता है? हमारा फेफड़ा बना होता है। इसकी संरचना अंगूर जैसी होती है, छोटे छोटे गुच्छों के तौर पे होता है। इसकी संरचना अंगूर जैसी होती है ना। टीबी नामक रोग में, टीबी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? एल्वियोली में छेद हो जाते हैं, ऑक्सीजन वहां रुक ही नहीं पा रही है, क्योंकि जब किसी गुब्बारे में छेद हो जाएगा तो ऑक्सीजन रुकेगी ही नहीं, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं रुक पाती है। एल्वियोली नामक बीमारी में एल्वियोली में छेद हो जाता है जब एल्वियोली पर बलगम, अच्छा टीबी में क्या हो जाता है? याद रखिएगा, टीबी में क्या हो जाता है? एल्वियोली में छेद हो जाता है। टीबी में क्या हो जाएगा? एल्वियोली में छेद हो जाएगा। टीबी के बैक्टीरिया किसको खा जाते हैं? एल्वियोली को खा जाते हैं, उसको छेद कर देते हैं। टीबी के बैक्टीरिया एल्वियोली को खा जाते हैं और उसमें छेद हो जाता है। लेकिन कब? जब बलगम जमा हो जाता है, उसको दमा कहते हैं। जब किसी को उसी एल्वियोली पे क्या जमा हो जाता है? बलगम, यानी कि जब हम खांसी करते हैं, जो हम कफ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? बलगम। और ये बलगम अगर कहां जमा हो जाए? एल्वियोली में जाकर जमा हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? हम लोग दमा कहते हैं। इंसान खांसता खांसता रह जाता है उसमें, उसी को क्या कहते हैं? दमा कहते हैं। याद रहेगा। निमोनिया पे होने के क्या कारण होते हैं? किसका जाम हो जाना?
एल्वियोली का जाम हो जाना क्या कहलाता है? निमोनिया। टीबी में क्या हो जाता है? एल्वियोली को टीबी के बैक्टीरिया खा जाते हैं, छेद छेद हो जाते हैं, तो उसी में से जब वो इंसान खांसता है तो ब्लड निकलना है, तो खांसने पे ब्लड निकलने लगता है, किसकी वजह से? वो कैसे हो गए? बिल्कुल छेद छेद हो चुके हैं। अच्छा, और क्या होता है जब उसको, अच्छा दमा कब हो जाता है? जब एल्वियोली के बाहर क्या चिपक जाता है? बलगम। जब एल्वियोली के बाहर बलगम चिपक जाता है तो वो क्या कहलाता है फिर? दमा। ठीक है, एल्वियोली बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? रक्त कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं को कौन खा जाता है? टीबी का बैक्टीरिया खा जाता है, जिसमें रक्त पाया जाता है। एल्वियोली में रक्त की कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है, और इन्हीं को टीबी का बैक्टीरिया खा जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ध्यान रखिए, रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, एल्वियोली में हीमोग्लोबिन, एल्वियोली क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन में क्या छोड़ देता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है। हीमोग्लोबिन किसके पास है? ब्लड के पास। ब्लड आया इसके पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को इसने दे दिया, और हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या लेकर आता है? CO2 लेकर आता है। CO2 को रिसीव करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। एल्वियोली का काम क्या होता है? CO2 को देना और ऑक्सीजन को लेना। देने का काम किसका? हीमोग्लोबिन का। और लेने का काम किसका? वो भी हीमोग्लोबिन का। बस क्या लेता है वो? ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से ऑक्सीजन गई है एल्वियोली तक, ठीक उल्टे रास्ते से वो चीजें निकल जाती हैं। सबसे पहले, यानी कि अगर ब्लड आया है कहां तक? ब्लड कहां तक आ गया है? आपके एल्वियोली तक आ गया है। एल्वियोली में एक्सचेंज हो गया, CO2 उसने दे दिया एल्वियोली को, और ऑक्सीजन वहां से उसने ले लिया। अब वहां से फिर उल्टी गिनती चलती है। एल्वियोली से पहले क्या होता है? ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस से पहले ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद नोजल वॉल, और लास्ट में नोजल नोस्ट्रिल। इस तरीके से क्या होते हैं? वो सारी CO2 हम निकाल देते हैं। यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब ब्लड लेके चला गया, हीमोग्लोबिन ब्लड लेके चला गया, उसके बाद रेस्पिरेशन के प्रोसेस, तो असली रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो अब शुरू होगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो अब शुरू होगा जब कौन लेके? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके चला गया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जब चला गया तब क्या होता है? तब असली रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें देखिए हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन यानी कि देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है रूपांतरित हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन वाले में। हीमोग्लोबिन है, लेकिन अब वो कैसा हीमोग्लोबिन हो गया है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया है। ऑक्सीजन मिल गई, क्या हो गया? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है, तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को, देखिए वह ऑक्सीजन किसको, देखिए अब यहां समझिएगा, वह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप यही क्या बनती है? ऑक्सीजन को तोड़ने के बाद, देखिए ऑक्सीजन जो गई है वो किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद किसको किसमें कन्वर्ट कर दे? तोड़ने के बाद कौन सी रिएक्शन? उस पर CO2 निकल जाती है। जब CO2 निकलती है तो यही हीमोग्लोबिन CO2 को लेकर चल देता है। यही हीमोग्लोबिन CO को बांध लेता है, जिससे यह कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बन जाता है। जब वो ऑक्सीजन ले जा रहा है तब कौन सा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब वो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है तो कौन सा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब वो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है कहां से? एल्वियोली से। जब वो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है तो कैसा होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से जब वो CO2 लेकर जा रहा है, तब वो क्या कहलाता है? कहां गया? जिसके फलस्वरूप मान निकलता है, वो मान ले जैसे वो कार्बोक्सी, ये रहा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सीजन का यानी कि दिया, जब वो ले जा रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब CO2 लेकर आया है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और पुनः एल्वियोली तक वापस आ जाता है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो एल्वियोली में पहुंची CO2 भी बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है, जिसे ही हम लोग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहते हैं। यही प्रक्रिया, यही साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसी दिन रात चलती है, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। जिंदा रहने से लेकर मरने तक ये जिंदगी भर ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हमारा इस तरीके से चलता है। यहां से आया एंट्रीक्री, यहां से 2 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों बढ़ने का इसकी और भी ब्रांचेस हो गई,
ब्रांचेस होने के बाद ये लास्ट में जाकर हमारी क्या स्टोर हो जाती हैं, हमारे पास एल्वियोली स्टोर हो जाती है, यहीं पर जाके क्या स्टोर रहती है, हमारी ऑक्सीजन स्टोर रहती है। ठीक है, लेकिन 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 समझिए अब एक चीज को, क्या होता है जब धुएं में, आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं। एक ऑक्सीजन को हम मान ले, ऑक्सीजन यानी कि हम हीमोग्लोबिन को एक मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं। पुरुष का किसी भी तरीके से उसकी शादी विवाह हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, जिंदगी भर उसको जिंदगी भर उसको किसके साथ निभाना है, ऑक्सीजन के साथ उसको जिंदगी निभानी है। उसकी जिंदगी किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन उसकी शादी से पहले उसका एक पुराना प्यार था जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसको शुद्ध भाषा में धुआं कहते हैं, है ना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब व्यक्ति कहीं धुएं से अटैच होता है, तो उसके सांस के सहारे कौन चले गई, बॉडी में क्या चला गया, हमारे नाइट्रोजन भी गया, CO2 भी गया, ऑक्सीजन भी गया, और एक गैस अलग से गई है, वो कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गई है। सब चीजें, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहां पहुंची, एल्वियोली तक, और ऑक्सीजन भी कहां पहुंची, एल्वियोली तक। लेकिन यहां पर उसको ऑक्सीजन को यानी कि हीमोग्लोबिन को उसको पुरानी प्रेमिका भी मिल जाती है, वो कौन थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन भी है, वो पत्नी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, बाहर वाली है, पहली वाली है। उसका दिल उस दिन उस पे आ जाता है और वो ऑक्सीजन को छोड़कर वो चला जाता है किसके साथ, वो किसको लेकर चल देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चल देता है, और कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये लो मेरा पुराना प्यार आ गया। लेकिन उसको क्या पता, कार्बन जो हीमोग्लोबिन है उसने किसको लेकर आया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहता है भैया मेरी क्रेब्स साइकिल जो चलेगी वो तो ऑक्सीजन के सहारे चलती है, मेरे को इस कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई काम नहीं है। यही कारण है कि वो ऑक्सीजन यानी कि क्रेब्स साइकिल नहीं चल पाती है ऑक्सीजन के कारण। धीरे धीरे इंसान को धुएं में घुटन महसूस होती है, और ये घुटन जब लॉन्ग टाइम तक हो जाती है तो व्यक्ति निपट जाता है, व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है। इसलिए कहा जाता है किसी के प्यार के चक्कर में किसी की मौत हो जाती है। हीमोग्लोबिन का प्यार कौन था, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन बीवी थी, बढ़िया बीवी थी, लेकिन उस दिन उसको छोड़कर किसके साथ चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चला गया। इसी वजह से इंसान धुएं में सांस नहीं ले पाता। यही कारण हो के धुएं में इंसान सांस नहीं ले पाता, क्योंकि क्रेब्स साइकिल चलने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। लेकिन धुएं में जा क्या रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जरूरत किसी और की थी, कोई और रहा है, तो इसके कारण क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो धुएं से कुछ दूरी पर जाता है तो फिर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, इंसान सांस लेना थोड़ा सा तड़पता रहता है, सांस ले, नाक मुंह बंद करके सांस लेता है, किसी तरीके से सांस लेने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ काम करेगा। जब वो दूर जाता है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा खत्म हो जाती है और फिर से ऑक्सीजन उसकी बॉडी में चल रहा होता है। यानी कि कुछ समय के लिए इंसान बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है धुएं में। किसकी वजह से, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, जो क्रेब्स साइकिल में महसूस नहीं करता, वो क्रेब्स साइकिल को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखिए अब एक टाइडल वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक बार जब हम जितनी बार सांस लेते हैं, एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितनी सांस छोड़ते हैं, इतनी सांस ली मैंने या फिर इतनी सांस छोड़ी, दोनों बराबर होता है, क्योंकि हम सांस जितनी लेते हैं उतनी ही छोड़ते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, या टीवी, या क्या कहते हैं, टीवी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, या फिर केवल वॉल्यूम कहते हैं। एक बार टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। एक बार टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। अंततः 1 मिनट में हम 500 गुना 16, क्योंकि हम 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 8000 ml हो जाएगा या फिर 8 लीटर हो जाएगा। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो कितना होता है, 500। एक बार जब हम सांस लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500। और हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 16 बार। तो 16 को 500 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर कितना आता है, 800 ml या फिर 8 लीटर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। जब हम एक बार, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक बार सांस लेना, या जितनी सांस हम लेते हैं या फिर जितनी सांस हम छोड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं।
चलिए फेफड़ों की कुल क्षमता के बारे में बात करते हैं, थोड़ा फेफड़ों के बारे में और जानते हैं क्या होता है इसके बारे में। देखिए एक बार में ली गई अधिकतम वायु, यानी कि एक बार में हम जितनी वायु को खींचते हैं वो टोटल लंग्स कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी, उसको क्या कहते हैं, टीएलसी कहते हैं। टीएलसी क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा ये लगभग कितना होता है, 6000 ml होता है। कितना होता है ये, 6000 ml होता है, यानी कि एक इंसान का टीएलसी कितना होता है, 6000 ml होता है या 6 लीटर होता है। टाइडल वॉल्यूम का लगभग ये 80% होता है। टाइडल वॉल्यूम का कितना होता है, ये टाइडल वॉल्यूम का 800 जाता है, 8000 जाता है, लेकिन ये कितना जाता है, ये कितना रहता है, केवल 6000 रहता है। वो 8 लीटर होता है और ये 6 लीटर रहता है। जब कभी हम सांस लेने में किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है, जब हमें किसी बीमारी के कारण सांस लेने में परेशानी होती है तो हमें आर्टिफिशियल तरीके से सांस लेने के लिए मशीन मुंह में लगा दी जाती है, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं। जिसको क्या दिया जाता है, वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाता है। और 99% केस में जो व्यक्ति सांस लेने में असक्षम हो चुका है वो भगवान को प्यारा हो जाता है, वो वेंटिलेटर से वापस नहीं आता। वेंटिलेटर से वापस आने का मतलब है यमराज के घर से वापस आना। वेंटिलेटर मशीन के द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि बॉडी क्रेब्स है, यानी कि बॉडी को बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं। नाइट्रोजन दे देंगे तो उसको भी खींचना पड़ेगा, CO2 दे देंगे उसको भी खींचना पड़ेगा, इसलिए उसको में क्या मिला देते हैं, प्योर ऑक्सीजन के साथ क्या मिला देते हैं, उसको हीलियम दी जा रही है। उसमें नाइट्रोजन नहीं होता, उसको सिलेंडर के साथ ठूस दिया जाता है, मुंह में लगा दिया जाता है, यानी कि प्योर ऑक्सीजन के साथ क्या मिला रहे हैं, हीलियम गैस मिला रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन का हीलियम मिला दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है और वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में होता है। ऑक्सीजन यानी कि जो उसके हीलियम गैस बहुत हल्की होती है, ऑक्सीजन भारी होती है, याद रखिएगा इनका मिक्सिंग से। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि उसको व्यक्ति को एक तो वैसी बीमारियों से जूझ रहा है, उसके बॉडी में और एनर्जी खत्म हो जाएगी अगर वो क्रैप साइकिल चलाएगा, तब उसको जिंदा रखने के लिए केवल क्रैप साइकिल को बस थोड़ा सा हिस्सा चलाया जाता है, जिससे कृत्रिम उसको ऑक्सीजन देकर वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया जाता है। वेंटिलेटर से आना भगवान से जंग जीतने के बराबर है। चलिए और भी देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन का संबंध है, अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी ले जाते हैं, बहुत हल्की होती है, ऊपर आने में मदद करेगा। सांस लेने के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन, और ऊपर आने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा, ऊपर आने के लिए हल्का होना पड़ेगा, इसलिए क्या लेके जाते हैं, वो हीलियम लेके जाते हैं। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले जाते हैं। जो ज्यादा गहराई पर जाते हैं वो क्या लेकर जाते हैं, हीलियम, और जो कम गहराई पर जाते हैं वो नाइट्रोजन। वयस्क मानव में 1 मिनट में 16 से, यानी कि एक जो नॉर्मल आदमी होता है 1 मिनट में वो कितनी बार से लेकर 16 बार से लेकर 18 बार तक वो सांस ले लेता है। लेकिन जब वो दौड़ रहा होता है, जब वो दौड़ रहा होता है तो ये काउंटिंग बढ़ जाती है। लेकिन छोटा बच्चा तेज तेज सांस लेता है, वो 14 से लेकर 30 बार तक सांस ले सकता है बहुत जल्दी। जैसे कि हम अनुलोम विलोम करते, हो सकता है वैसे जब करना लग जाए, तो इससे डरना नहीं है, ये नॉर्मल बच्चों में होता है। चलिए हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, कोशिकीय श्वसन। अच्छा यहां तक तो मैंने आपको यह बता दिया कि हम श्वसन रेस्पिरेशन कर कैसे रहे हैं, इंसान का रेस्पिरेशन होता कैसे है। बेसिकली श्वसन के लिए जिम्मेदार कौन है, बेसिकली श्वसन के लिए जिम्मेदार कौन है, सेल। बेसिकली श्वसन के लिए जिम्मेदार कौन है, सेल। अब सेल में कौन सा हिस्सा, सेल में 2 चीजें हैं, एक उसका न्यूक्लियस होगा और एक पूरा सेल होगा। न्यूक्लियस के भी अलग अलग पार्ट थे, सेल वाले चैप्टर में डिफाइन किया था, और सेल के भी बहुत सारे पार्ट थे। देखते हैं किसे, यानी कि अब यहां से आपको वो चीजें सीखनी है कि हम जिंदा ही क्यों हैं। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन क्यों ले रहे हैं, हम जिंदा है क्यों, सांस हम ले किस वजह से रहे। अब उस चीज को डिफाइन करते हैं। कैसा पढ़ना है हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय, यानी कि अब सांस कौन ले रहा है, सांस हम ले रहे होते हैं कि कोशिकाएं ले रही होती हैं। हम सांस ले कौन रहा होता है, सेल ले रहा होता है, हम सेल से मिलकर बने, यानी कि सेल, बहुत सारे सेल मिलकर जब से सांस लेते हैं तो हम भी सांस लेते हैं। हम सांस लेते किस वजह से हैं, ताकि हम उनको ऑक्सीजन दे सकें, ताकि वहां पर वो अपना खाना सही तरीके से बना सके। जब हम उनको ऑक्सीजन नहीं देते तो वो भी खाना बनाना बंद कर देते, और वो हमें क्या कहते हैं, वो खाना बनाना बंद, तो सेल खत्म, और सेल के साथ साथ फिर हम खत्म। तो वह यह मानव कोशिकाओं के अंदर होता है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है, जिसके द्वारा पाचन, फलस्वरूप ग्लूकोज, देखिए
जिसके द्वारा पाचन के दौरान फलस्वरूप, यानी कि जब हम कोई चीज खाते हैं वो ग्लूकोज बनाता है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है ना। ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाकर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यही क्या कहलाता है, हमारा कोशिकीय श्वसन कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। यानी कि कोशिका में कितने प्रकार के रेस्पिरेशन, 2 टाइप के, है ना। पढ़ते हैं सबसे पहले एनारोबिक। इसमें ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। देखिए, यह कोशिका द्रव्य आपने पढ़ा था, कोशिका द्रव्य के बारे में अपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, कोशिका द्रव्य के बारे में। जो सभी, जैसे कि सेल होता है उसमें सारे पार्ट आपस में ना टकराने लग जाए, उसके अंदर क्या भर दिया जाता है, एक द्रव्य भर दिया जाए, एक लिक्विड भर दिया, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अनॉक्सी श्वसन या फिर अनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कहां होता है ये, सेल के, यानी कि सेल के कौन से हिस्से में, कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या काम करते हैं, बीज के अंकुरन में, ठीक है। जीवाणु या यीस्ट में, है ना, अनॉक्सी श्वसन होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट, यानी कि जब कोई अंकुरित होती है, चना अंकुरित होता है, कौन से प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस होता है, वो अनारोबिक। और जिस प्रकार से जीवाणु और यीस्ट जो फर्मेंटेशन करते हैं वो भी किसकी वजह से करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन वो कर पाते हैं। कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी श्वसन में फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी बनते हैं इसमें, 4 एटीपी। कोशिका द्रव्य में कितने एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी, ठीक है, का निर्माण होता है। जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज तोड़ने में, जिसमें से कितने एटीपी बनते हैं भाई, 4 एटीपी बनते हैं। जिसमें से 2 एटीपी, कितने एटीपी, 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में, है ना, क्या बना देते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिन। क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलाइसिन में खर्च हो जाता है। 4 एटीपी बनाते हैं ये, और बाकी ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलाइटिसिस में इसका खर्च हो जाते हैं, और 2 एटीपी बच जाते हैं। याद रखिएगा, कितने एटीपी बच जाते हैं इसके पास, 2 एटीपी बच जाते हैं। कितने एटीपी बनाते हैं ये, 4, और कितने खर्च हो जाते हैं, 2, और कितने एटीपी इसके पास बच जाते हैं, 2 एटीपी इसके पास बच जाते हैं, है ना। पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है और ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ग्लूकोज किसमें, आपका पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ग्लूकोज किसके अंदर, देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 बार समझा देता हूं। कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप, यानी कि जब उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं होती है, अनॉक्सी, उसके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, 4 एटीपी बनते हैं। कितनी एनर्जी बनाते हैं वो, 4 एटीपी का निर्माण होता है। जिसमें 2 एटीपी वो अपने, उसके पास जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने में, और क्या बना देता है वो, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाते हैं, और 2 एटीपी इसके पास बच जाते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान के 2 एटीपी का लाभ होता है, और ग्लूकोज जो 2 ग्लूकोज जो टूटे थे, यानी कि देखो ग्लूकोज को तोड़ने में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर पायरुविक एसिड के इसके अंदर ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते चलते हैं। और क्या होता है उसके बाद, रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है अब, माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ये है असली कहानी, यहां होता है असली खेल। पूरा जितना अभी तक पढ़ा दिया वो तो चलो ठीक है, तुमने समझा बेहतर तरीके से, लाइन बाय लाइन सब चीजें थी, लेकिन असली कहानी तो यहां होती है। क्या होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि यहीं पर कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। यहीं पर कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, इसलिए क्या यहां पर कौन सा प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहां क्या प्रेजेंट या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं। यहां पर साइकिल कौन सी चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, क्योंकि इसकी खोज हेरा एडोल्फ क्रेब्स ने करी थी।
इसलिए इस साइकिल को भी किसने क्या नाम दे दिया गया, क्रेब्स साइकिल दिया गया। 1937 में की थी, याद रखिएगा ये डेट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। 1937 में इनकी खोज हुई थी। कोशिका द्रव्य में हुए, कहां पर अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, कोशिका द्रव्य में हुए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान फलस्वरूप बने दो पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ण रूप से तोड़ता है। यानी कि दो एसिड जो बच जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उनको दोनों को तोड़ देता है। दो बचे हुए हैं, 4 होते हैं, उनमें 2 को ही तोड़ा था, 2 बचे थे, और 2 को ये पूर्ण रूप से क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है। एक पायरुविक अम्ल में जब उसको तोड़ता है तो 18 एटीपी बनते हैं। एक को जब तोड़ता है तो कितने एटीपी बनाता है, 18। कितने को तोड़ता है ये, 2 को, तो कितने एटीपी बनेंगे, 36 एटीपी बन जाते हैं। कितने एटीपी बनेंगे वो, 36 एटीपी। इस वाले को अगर आप सही से समझोगे, देखो कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है ना। 2 एटीपी ग्लूकोज को किसमें तोड़ देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में इसको तोड़ देते हैं, खर्च हो जाते हैं, और 2 एटीपी इसके पास बच जाते हैं। 2 यहां बचे हुए हैं। ग्लाइकोलाइसिस किसमें, पायरुविक एसिड में इसको कन्वर्ट करता है। अब यहां देखिए एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन के तोड़ देता है, और एक पायरुविक एसिड का अपघटन से, यानी कि इसने देखिए 2 एटीपी, तो यहां समझिएगा कितने एटीपी थे, ये 4 एटीपी थे, 4 एटीपी थे, 2 तो इसके खर्च हो गए इसको बनाने में। अब कितने एसिड बना दिए इसने, 2 एसिड बनाए हैं। अब एक एसिड को, अब ये क्या करता है कि एक एसिड को जब ये तोड़ता है, देखिए जब ये एक पायरुविक एसिड को जब तोड़ता है तो कितने एसिड, कितने एटीपी बनते हैं इसके, 18 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी इसके, 18 एटीपी। कितने बचे हुए, कितनों को बचा रखा था, 2 को, तो कितने एटीपी, 36 एटीपी, है ना। यही है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। यानी कि ये जो हमने इसको तोड़ा है, जो इसका ऑक्सीडेशन किया है, अपघटन किया है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चला होगा, इसी को अपघटन कहते हैं। जब ये 2, यहां पे कितने बन गए, 36 बन गए, और यहां कितने बचे थे, 2 बचे थे। यानी कि जब क्रेब्स साइकिल चलती है, जो ओवरऑल हमारे पास कितने एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, कुल एटीपी की संख्या कितनी हो जाती है, 38 हो जाती है। तो क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो टोटल कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। 36 तो बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी कहां की वजह, है ना, वहां से ये वाला बचा हुआ था, तो इसी को भी हमें, ये भी तो एनर्जी है हमारे पास, तो इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है, यहाँ पे 38 एटीपी का निर्माण होता है। और यही 38 एटीपी हमारे लिए क्या, किसका काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। ग्लूकोज टूटता है, और किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, जिसके अंदर क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं, और यही एटीपी हमारे लिए क्या होता है, ऊर्जा का काम करते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या कितनी हो जाती है, 38 हो जाती है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही 38 एटीपी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो उसमें से हमारे कौन सी गैस निकलती है, हमारे CO निकलती है, CO2 निकलती है। कैसी गैस रहती है ये, CO2 होती है। कैसी गैस रहती है, CO2 निकलती है। ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाती है, CO2 में चेंज हो जाती है। देखिए श्वसनीय पदार्थ, रेस्पिरेटरी क्या है, सब्सट्रेट क्या होता है, वैसे पदार्थ जिनका कोशिका श्वसन के दौरान अपघटन यानी कि टूटते हैं। टूट रहे थे वहां पे, कौन टूट रहा था, बताओ कौन टूट रहा था, हमें, और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। टूट कौन रहा था, बताइए, देखिए यहां टूट कौन रहा था, देखिए यहां पे पता चलेगा क्या टूट रहा था। के दौरान किसका निर्माण होता है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, यही टूट रहा है, इसी को यही टूट रहा होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ये रहा कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन यानी कि टूटना होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे ही श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वसा में, वसा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में, है ना। और फिर यही फिर आगे भी इसका प्रोसेस चलता रहता है। यही हमारे सबसे ज्यादा काम किसके आता है, प्रोटीन काम आता है। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें बस लास्ट
कुछ टॉपिक बजाते हैं, ये आपके कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनको याद रखने के लिए कोशिश है। देखिए, फेफड़ों में होने वाले श्वसन या बहाव को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले श्वसन या बहाव को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। कोशिका में होने वाले श्वसन के आंतरिक श्वसन को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि कहां पर? जो फेफड़ों में होगा उसको हम लोग एक्सटर्नल कहेंगे, और जो कोशिका में होगा उसको इंटरनल कहेंगे। जो कोशिका में होगा उसको इंटरनल रेस्पिरेशन, और जो फेफड़ों में होगा वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फेफड़ों के किसी भाग में वायु का कम हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? एटेलेक्योटे, क्या है? केटिसिस कहते हैं, एटेलेकेटिसिस कहते हैं। ठीक है, इसका सांस लेने की प्रक्रिया में लंबा अंतराल की स्थिति को एपनिया कहा जाता है। यानी कि हम सांस लेते हैं और हम सांस को रोक लेते हैं, या फिर हम सांस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्रेक होगा, इसी ब्रेक को क्या कहा जाता है? एपनिया कहा जाता है। यानी कि सांस जब हम लेते हैं, इसी के थोड़े थोड़े अंतराल पे हम कुछ ना कुछ ब्रेक लेते हैं, इसी ब्रेक को क्या कहा जाता है? एपनिया कहा जाता है। श्वास में ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति यानी कि लगभग पूरा शून्य स्थिति को क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया कहा जाता है। यानी कि जब ऑक्सीजन है ही नहीं, जब हवा में ऑक्सीजन है ही नहीं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एनॉक्सिया कहेंगे। ऑक्सीजन है ही नहीं, उसके लिए एनॉक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? देखिए, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? फिर हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल जीरो हो जाए तो एनॉक्सिया, और कमी हो जाए तो हाइपोक्सिया। बिल्कुल जीरो हो जाए तो एनॉक्सिया, और बिल्कुल थोड़ा कम हो जाए तो हाइपोक्सिया। एक हे फीवर नाम की एक बीमारी है जो लंग्स में ही होती है। हे फीवर, जिसमें चिकित्सक भाषा में बुखार नहीं कहा जाता है। हे फीवर यानी कि ये फीवर नहीं है। बीमारी किसकी है? ये सांस से रिलेटेड है, बल्कि एक एलर्जी वाली प्रतिक्रिया है, जैसे कि बार बार छींक आना, ये ऑक्सीजन से ही संबंधित है। तो पूछा जाता है हे फीवर क्या है? ये फीवर यानी कि जो नाम है वो फीवर नहीं है, जो नाम है वो काम नहीं है। महिला जयवर्धने महिला नहीं है, स्टारफिश फिश नहीं है, दरियाई घोड़ा घोड़ा नहीं है। तो उसी प्रकार से हे फीवर फीवर नहीं है। ठीक है, ये किसकी बीमारी है? ये सांस से रिलेटेड बीमारी है। जैसे कि बार बार छींक आना, है ना, नाक में खुजली होना, नाक और गले में सूजन हो जाना, चाहे आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, इसके सब किसकी बीमारी है? आपके सांस से रिलेटेड बीमारी है। फेरिंजाइटिस एक गले में होने वाली एक सूजन है। यहाँ गलसूहा कहते हैं इसको, यहाँ पे फूल जाएगा, इसको क्या कहते हैं? गलसूहा कहते हैं। यही क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, जिसको सोर थ्रेट कहा जाता है। गला फूल जाना क्या कहलाता है आपका? सोर थ्रेट कहलाता है। यही फूल जाता है आपका, ऑक्सीजन की वजह से ये चीजें फूल जाती हैं। ठीक है, चलिए, ये था आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये था आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ चीजें लगती हैं कि रह गई हैं तो चीजें बता देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करा देंगे। ठीक है।